जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद प्लीज वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इस प्रश्न का चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर यहीं पर पूछा होता तो चीन रहता। अब चलिए एशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यांगसी नदी है जो कि चीन में है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या नेपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चीन में है। एशिया का सबसे गहरा झील कौन सा? तो बैकाल झील है जो कि रूस में है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन हो जाता है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। एशिया में कुल कितने देश हैं? तो कुल 49 देश हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश जो मालदीव, जो क्षेत्रफल के अनुसार है, वह मालदीव है। एशिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी? सुंदरवन डेल्टा है। एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमीर पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। तो ये रहा एशिया से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची मेला जो होता है वह किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में मनाया जाता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला असम राज्य के कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में है आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू तांत्रिक त्यौहार है। यह त्यौहार गर्मियों में जून माह में गुवाहाटी और नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे कि पूर्व का कुंभ किसे कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है। बात हो रही असम की, तो असम के कुछ प्रमुख त्यौहार जान लेते हैं। बिहू, अंबुबाची मेला, मेदाम मेफी या भी असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, और डोली यात्रा या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसे बोलते हैं ओएनजीसी के सीएमडी कौन है या प्रमुख कौन है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह वर्तमान समय में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख हैं। बात ये हो रही ओएनजीसी की, तो जिसका फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। तो उसका बात ये हो रही ओएनजीसी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी ओएनजीसी का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और प्रमुख हो जाते हैं अरुण कुमार सिंह। या पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल बोलते हैं के निदेशक कौन है, यह आपसे पूछा है। वर्तमान समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख हैं। बात हो रही सेल की, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वह न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर है, और इसके निदेशक हो जाते हैं अमरेंद्र प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को संरक्षण देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 जो है किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संस्था से जुड़ी है? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संस्था से जुड़ी है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को से जुड़ी है। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत शुरू हुई थी।
इसका उद्देश्य है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और स्थायी विकास के बीच संतुलन बनाना। भारत में कुछ प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला घोषित हुआ 1986 में। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, और अगस्त्यमाला भी चर्चा में रहा है, तो यह भी बायोस्फीयर है और यह केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। या जो 66वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, इसके तहत 2009 में आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, विद्रोह पर आधारित होता है। संसद की विशेष शक्तियां सक्रिय होती हैं। 1975 आपातकाल इसी अनुच्छेद के तहत लगाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, अभी एग्जाम में पूछता है, तो 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में डेयरी उद्योग का समग्र विकास करना, विशेषकर सहकारी समितियों के माध्यम से। एनडीडीबी की स्थापना वर्गीज कुरियन के प्रयासों से हुई थी, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईएनएस विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। आईएनएस विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क के लिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर 2022 को। भारत का यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया। नौसेना के आत्मनिर्भरता अभियान की बड़ी उपलब्धि है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं। 1983 में यूनेस्को ने भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल के रूप में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल को सूचीबद्ध किया। ध्यान रखिएगा, इन सभी को एक साथ पहले बैच में शामिल किया गया, परंतु अजंता गुफाओं को प्रथम स्थान प्राप्त है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण काल जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा तक है। विशेषता क्या है, तो बौद्ध धर्म की गुफाएं, चित्रकला और मूर्तिकला का अद्भुत संगम है। यूनेस्को सूची में शामिल हुआ वर्ष 1983 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से मनोनीत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से मनोनीत किया गया था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मनोनीत सदस्य के रूप में चुना गया था। वही संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे और इसी भूमिका के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात यहाँ हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी स्थापना जान लीजिए। इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी शिमला है ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला है शीतकालीन। राज्यपाल भी जान लीजिए इसका कौन है, तो राज्यपाल है इसके शिव प्रताप शुक्ल, वर्तमान समय में इसके राज्यपाल है। मुख्यमंत्री तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं।
हिमाचल प्रदेश से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। तो हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसकी दो राजधानियां देहरादून है शीतकालीन, गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। राज्यपाल हो जाते हैं वर्तमान समय में गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पे, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है यह आपसे पूछा है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। वर्तमान समय में जो देश की वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। बात यहाँ हो रही है जीएसटी परिषद की, तो जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। यह परिषद भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित नीतियों और दरों का निर्णय करती है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व संबंधित मुद्दों को हल करती है। सभी करों को एक में मिलाकर जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NHAI द्वारा। NHAI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होती है। यह संस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं किस 2 संगठनों को दर्शाती है? ब्रेटन वुड्स संस्थाएं किस 2 संगठनों को दर्शाती है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं इन 2 वैश्विक आर्थिक संस्थानों को कहा जाता है जो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुई एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये 2 संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वह 1872 में हुई थी या जो हुई थी या अनियमित जनगणना थी। जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। 1872 में असंगठित रूप से हुई थी लाडमेव के कालखंड में, परंतु 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के समय में। जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित रही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में। नैरोबी क्या है? तो केन्या की राजधानी है। UNEP की स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या की राजधानी में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी प्रमुख एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति निर्धारण, निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? पेरिस समझौता जो है वह किससे संबंधित है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक वैश्विक संधि है जो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों का एक साथ लाती है। इसे COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में 2015 में पेरिस में अपनाया गया और यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रामसर साइट्स किनसे संबंधित है? रामसर साइट्स जो है वह किनसे संबंधित है यह आपसे पूछा। अभी हाल ही में चर्चा पे है तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। रामसर साइट्स किससे संबंधित है? तो रामसर साइट्स जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रामसर साइट्स उन आर्द्रभूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखा गया। यह नाम 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न रामसर सम्मेलन के आधार पर पड़ा।
रामसर सम्मेलन वर्ष है 1971। भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 1 फरवरी 1982 को। कब इस पर हस्ताक्षर किया भारत ने? तो 1 फरवरी 1982 को। भारत में कुल रामसर साइट्स कितने हैं जून 2025 तक? तो 91 रामसर साइट्स हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, या भारत की पहली रामसर साइट्स है। सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी, यह भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी रामसर साइट्स जो है सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स कौन सी? तो चांगथांग जो कि लद्दाख में है। रामसर साइट्स का उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय लोगों की आजीविका को समर्थन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, या रामसर साइट्स का प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत ने किसके साथ की थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना भारत ने किसके साथ की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर की गई। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर संपन्न देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। भारत का मुख्यालय कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो गुरुग्राम में है। इसमें 110 से अधिक देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा नदी द्वारा जमा की गई गाद का त्रिकोणीय विस्तार डेल्टा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य है। ये जो तीनों नाम है ये एक ही लोग का नाम है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र मौर्य काल में राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति पर लिखी गई ग्रंथ है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन पद्धति को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा गैस द्रव के बिना सीधे ठोस बन जाती? कौन सा गैस द्रव के बिना सीधे ठोस बन जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है। कार्बन डाइऑक्साइड समान वायुमंडलीय दबाव में द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती बल्कि सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। इस ठोस रूप को ही हम ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। यह प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। भारत का पहला मंगल मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM जिसे बोलते हैं, यह 2013 में लॉन्च हुआ। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसरो, यहाँ बात हो रही है तो इसरो का जो मुख्यालय है वह है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई थे। और इसरो का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत पहला एशियाई देश बना जिसने पहले ही प्रयास में सफलता पाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला है, यह आपसे पूछा है। यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है वो 9 टाइगर रिजर्व हैं इस राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व हैं। ये टाइगर रिजर्व हैं जो इंपॉर्टेंट है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, संजय, ये सभी टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न है, भारत में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में। आदिवासियों और वनवासियों को पारंपरिक भूमि पर अधिकार देने हेतु व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार के लिए ग्राम सभा को निर्णायक निकाय माना गया। इस अधिनियम के तहत संवैधानिक संरक्षण की दिशा में यह बड़ा कदम रहा वन अधिकार अधिनियम, जो लॉन्च हुआ 2006 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर। सभी का कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कैसी तैयारी है आपकी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। कुल सदस्य जो थे 389 थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिखता है कि हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। तो यह बनकर जो तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो आरएनए की जो खोज की थी वह फ्रेडरिक मिसर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मिसर ने आरएनए की खोज की थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, उसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है, यह आज का असाइनमेंट या आज का क्वेश्चन। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, और टोटल 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह भी बताइएगा। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।